संस्कारी दिखने वाली बहू के 150 बॉयफ्रेंड। सुबह 6 बजे नहा धोकर श्रद्धा मंदिर में पूजा कर रही है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे भगवान, सबकी रक्षा करना। तभी पीछे से श्रद्धा की नंद दीपिका आती है। अरे भाभी, पूजा खत्म हो गई, लगता है मैं आज फिर लेट उठी हूँ। अरे कोई बात नहीं, चलो अब तुम आरती ले लो, फिर मैं सबके लिए नाश्ता भी बनाऊंगी, सब उठते ही होंगे। अब कुछ देर बाद बात करके सभी सदस्य जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। दूसरी तरफ श्रद्धा सबके लिए पूरी, आलू की सब्जी, छोले, मीठे में हलवा बना रही होती है। डाइनिंग टेबल से किशोर, भाभी नाश्ता दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जी बस अभी लाई, थोड़ी देर और रुकिए, बस पूरियां छनने वाली हैं। अब 10 से 20 मिनट बाद श्रद्धा अपने पूरे परिवार का खाना डाइनिंग टेबल पर रखती है। सभी लोग खाना खाते हैं। अरे वाह भाभी, ये गरम गरम पूरी और आलू की सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनाई है आपने। हाँ भाभी, खाना तो बहुत जबरदस्त बना है। अरे खाना क्या, मेरी बहू सब कुछ ही अच्छा करती है। हाँ ये तो है, हमारी बहू सबसे समझदार और संस्कारी है। अरे बस पापा जी, इतना भी कुछ नहीं करती, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभाती हूँ। यही तो बहुत अच्छी बात है बहू कि तुम अपने सभी कर्तव्य को अच्छी तरीके से निभाती हो। अब 10 बजे तक घर के सभी लोग काम पर चले जाते हैं। श्रद्धा रसोई में झूठे बर्तन धोने लगती है। वहीं तब तक गायत्री मोहल्ले में आकर पड़ोस की औरतों से गपशप करने लगती है। आ गई गायत्री तुम, और तुम्हारे घर का काम हो गया? हाँ, मेरे घर का काम तो सुबह 10 बजे ही हो गया था। अरे तुम्हारी बहू तो बहुत संस्कारी है, बहू होने के सारे फर्ज निभा रही है। हाँ, कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो। चलो अब मैं चलती हूँ। अब अगले दिन गायत्री के घर में 1 से 2 मेहमान आते हैं। अरे तुम लोग ने अचानक मेरे घर पर कैसे दस्तक दे दिया? और तुझसे मिलने का मन कर रहा था तो आ गए। हाँ सही कहा, और तू हमारे घर की तरफ तो कभी आती ही नहीं, इसीलिए सोचा कि हम ही आ जाएं। अरे अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अब फटाफट श्रद्धा रसोई में आती है। एक तरफ चाय बनती है और दूसरी तरफ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तलने लगती हैं और फटाफट सबको चाय नाश्ता लाकर देती है। अरे बहू, चाय कितनी अच्छी बनाई है तुमने, और ये पकौड़ियाँ भी बहुत स्वादिष्ट हैं। वैसे गायत्री, तुम्हारे बहू लोगों का कितने प्यार से स्वागत करती है। औरों की बहू को देखो, मेहमान देखते उनके तो पसीने छूट जाते हैं। सही कहा। हाँ, पर मेरी बहू तो घर आए मेहमान को भगवान से कम नहीं समझती। बढ़िया है, अब जैसी तुम्हारी बड़ी बहू है वैसे ही संस्कारी तुम्हारी छोटी बहू भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ सही कहा। अब कुछ देर बाद रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं। तभी श्रद्धा कहती है, वैसे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी देवरानी मेरे से अलग विचार रखती हो, क्योंकि अगर हम दोनों के विचार नहीं मिलेंगे तो हमारी आपसी मतभेद हमेशा बनी रहेगी। चिंता क्यों करती है बहू, मैं तो तेरे जैसी ही बहू ढूंढ कर लाऊंगी, दूसरी भी। अब रात को गायत्री अपने पति से छोटे बेटे की शादी की चर्चा करती है। हाँ, शादी तो करनी ही है उसकी। एक काम करो, कल पंडित जी को घर बुला लो। अब अगले दिन गायत्री अपने छोटे बेटे से, बेटा मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी कर दूं। तू बता, तुझे किस तरह की लड़की चाहिए? माँ, मुझे शादी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अरे पर क्यों देवर जी, कुछ बात है क्या, कहिए ना। किशोर ये सुनकर घबरा सा जाता है। अरे नहीं नहीं, बात कुछ नहीं है। अच्छा, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। इतना कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद घर में पंडित आता है। अरे गायत्री जी, जैसी लड़की आपने मुझसे मांगी है, ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है, समझदार और संस्कारी, बिल्कुल आपकी बड़ी बहू की तरह। हाँ मम्मी, ये लड़की देखने में संस्कारी लग रही है। मुझे भी। माँ जी एक काम करते हैं, इसके घर रिश्ता लेकर चलते हैं। अब अगले ही दिन गायत्री अपनी बड़ी बहू के साथ लड़की वालों के घर पहुँचती है। जी अब लड़की को भी दिखा दीजिए। स्वागत तो बहुत कर दिया आपने हमारा। जी बिल्कुल, मैं अभी अपनी बेटी को बुलाती हूँ। स्नेहा बेटी, स्नेहा बाहर आओ। अब स्नेहा सूट सलवार में चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर सबके सामने आती है। माँ जी, इस लड़की की पहली छवि देखकर ही मुझे लग रहा है कि ये लड़की अंदर से बहुत मासूम और संस्कारी है। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। महिमा जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। जी, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब लड़के वाले रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद श्रद्धा अपने देवर के लिए मॉल में जाकर डिजाइनर शेरवानी पसंद करती है। लेकिन इन सब में किशोर का ज्यादा इंटरेस्ट न देखकर श्रद्धा घबराते हुए अपने देवर से कहती है, देवर जी, मैं देख रही हूँ इस शादी के प्रति आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। कहीं आप ये शादी जबरदस्ती तो नहीं कर रहे? अरे भाभी, वो सब ऑफिस में थोड़ा काम का प्रेशर है, तो मैं शादी पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर श्रद्धा चुप हो जाती है। अब 3 से 4 हफ्ते बाद पूरी विधि विधान के साथ किशोर की शादी स्नेहा से हो जाती है।
स्नेहा शादी करके अपने ससुराल आती है। अब स्नेहा कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। देवरानी जी, सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? और मेरे नटखट देवर ने परेशान तो नहीं किया? स्नेहा हल्का सा मुस्कुराकर कहती है। नहीं, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा और सफर भी काफी अच्छा था। ठीक है भाभी, अब आप आराम कर लो। हाँ बेटा, जा बहू को अपने साथ कमरे में ले जा। अब किशोर कमरे में आकर दूसरी ओर करवट करके सो जाता है। अरे, ये तो सो भी गए। चलो फिर अब मैं भी सो जाती हूँ। अब अगले दिन स्नेहा सुबह 5 बजे मंदिर में आकर पूजा करती है। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों को हमेशा सुख शांति की प्राप्ति कराना। तभी पीछे से स्नेहा की जेठानी आकर, अरे बाप रे देवरानी जी, तुमने सुबह 5 बजे ही पूजा कर दी। तुम्हारे अंदर तो मुझसे भी ज्यादा भक्ति की भावना है। जी मैं रोज सुबह 5 बजे ही पूजा करती हूँ। अच्छा, चलो पूजा पाठ तो हो गया। चलो अब मिलकर सबके लिए सुबह का नाश्ता बना लेते हैं। अब श्रद्धा के साथ मिलकर स्नेहा रसोई में दाल मखनी, पनीर काटकर मटर पनीर, मसाला पीस के 2 से 3 तरह की चटनियाँ, फिर पूरी, चावल, मीठे में हवा, नारियल का लड्डू, सब कुछ बनाकर तैयार कर लेती है। अरे बाप रे देवरानी जी, आप तो बड़ी फुर्तीली हो। इतनी जल्दी इतना सब कुछ बना लिया और मुझसे ज्यादा मदद भी नहीं लिया आपने। अरे नहीं, आप बड़ी हैं, आप बस मुझे बता देती वही बहुत है। अब दोनों ही देवरानी जेठानी मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और स्नेहा के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे बाप रे, आज का खाना तो जरूरत से ज्यादा ही स्वादिष्ट है। ये जायका श्रद्धा के हाथ का तो नहीं है, पक्का ये स्नेहा ने ही बनाया है। जी जेठ जी, सब कुछ मैंने ही बनाया है। छोटी बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, खाना बहुत अच्छा है, मुझे भी काफी स्वादिष्ट लगा। चलो अच्छा है, दोनों भाभी ही स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। अब स्नेहा देखती है कि घर के सभी सदस्य उसके खाने की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसका पति किशोर अब तक चुप बैठा है। तभी स्नेहा प्यार से, किशोर जी, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ ठीक है, खाने में कोई कमी नहीं है। खैर मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है तो मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। रुकिए, लंच बॉक्स तो ले लीजिए। अब स्नेहा रसोई में आकर अपने जेठ, ससुर, नंद और अपने पति का लंच बॉक्स पैक करती है और सबके हाथ में उनका लंच बॉक्स लाकर देती है। इसके बाद सभी लोग काम पर चले जाते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी घर की सफाई करती हैं और फिर रसोई में एक साथ झूठे बर्तन धोती हैं। काम सारा खत्म होने के बाद देवरानी देखो, 11 बजे तक सारा काम खत्म हो गया। अब दोपहर में मम्मी जी भी हल्का दलिया खाती हैं, वो मैं बना दूंगी। एक काम करो, तुम अब अपने कमरे में आराम कर लो, फिर मिलकर रात का खाना बना लेंगे। ठीक है जेठानी जी। अब स्नेहा अपने कमरे में आती है और अपना मोबाइल उठाती है। अभी तो नींद आ नहीं रही है, काम करती हूँ, किशोर जी को फोन कर लेती हूँ। अब स्नेहा अपने पति को फोन करती है, लेकिन स्नेहा का पति ऑलरेडी किसी अदर कॉल पर बिजी होता है। स्नेहा फोन काटती है और दोबारा फोन करती है। ऑफिस में किशोर, ओह गॉड, स्नेहा मुझे क्यों फोन कर रही है? इसके पास और कोई काम नहीं है क्या? वहीं स्नेहा उदास होकर, बार बार मेरा फोन क्यों काट रहे हैं? अरे इतना भी क्या इम्पोर्टेंट बात हो रही है किसी से कि एक लाइन अपनी वाइफ से बात नहीं कर सकते? अब देखते ही देखते शाम हो जाती है। इसके बाद स्नेहा रसोई में आकर रात का खाना बनाती है। करीब 8 बजे तक घर के सभी आदमी और उनकी छोटी नंद भी काम पर से घर आ जाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। तभी स्नेहा, सुनिए जी, मैं दोपहर में आपको इतनी कॉल कर रही थी, आपने मेरे एक भी फोन का रिस्पांस नहीं दिया, ऐसा क्यों? अब तो मुझसे सवाल जवाब भी करोगी? अभी शादी के 2 दिन नहीं गुजरे हैं ठीक से। और हाँ, ऑफिस में क्लाइंट के बहुत कॉल आते हैं और क्लाइंट्स के कॉल के बीच में अपनी वाइफ का फोन उठाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने वो फोन नहीं उठाया। इसलिए कल से ऑफिस में फोन मत करना। ये सुनकर स्नेहा बहुत मायूस हो जाती है। अगले दिन स्नेहा अपने पति के कपड़े प्रेस कर देती है और अपनी जेठानी के साथ सुबह का खाना बनाती है। सभी लोग खाना खाते हैं, उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं। तभी गायत्री, बहू मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर दो। स्नेहा एक काम करो, माँ जी की मालिश तुम कर दो, मैं रसोई के जूठे बर्तन धो देती हूँ। अब स्नेहा अपने सास के पैरों में मालिश करती है। हे भगवान, कितनी खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे इतनी संस्कारी बहू मिली है। बहू तुम सच में बहुत अच्छी हो। इतने में पड़ोस की सुधा आती है, वो सब ये देखकर, क्या बात है गायत्री, तुम्हारी तो किस्मत में सिर्फ और सिर्फ सुख लिखा है। बहू को देखो कितने प्यार से तुम्हारे पैर दबा रही है, कितनी संस्कारी है। अब नजर मत लगाओ, भगवान की दया से मेरी दोनों ही बहू बहुत संस्कारी है। अब जहां घरवाले स्नेहा के हर काम से खुश थे, वहीं स्नेहा गुमसुम सी रहने लगी थी। इसी तरह से 2 से 3 हफ्ते गुजरते हैं। एक दिन स्नेहा आधी रात तक फोन चला रही होती है। ये देखकर किशोर, तुम्हें नींद नहीं आ रही है जो अब तक तुम फोन चला रही हो? नींद आ रही है तभी तो फोन चला रही हूँ। खैर मैं सो जाऊंगी, जब मुझे नींद आएगी आप सो जाइए, क्योंकि आपको ऑफिस जाना होता है, मुझे नहीं। इसी तरह अगले दिन किशोर नहा धोकर बाथरूम से बाहर आता है और गुस्से से,
स्नेहा, स्नेहा कहाँ हो तुम? कमरे में आओ जरा। अब स्नेहा रसोई से कमरे में आती है। हाँ बताइए क्या हुआ? तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं प्रेस किए? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे वो मैं दूसरे काम में बिजी थी। एक काम कीजिए, आप अपने कपड़े खुद प्रेस कर लीजिए। इतना कहकर स्नेहा वहां से चली जाती है। अब किशोर खुद अपने कपड़े आयरन करके पहनता है। अब कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं। सभी लोग खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी दरवाजे पर दूध वाला आता है। अरे आज आपके पापा नहीं आए दूध लेकर, आज आप आए हो? तभी वहां पर स्नेहा आती है। जेठानी जी आप जाइए, दूध मैं ले लेती हूँ। अब श्रद्धा वहां से चली जाती है। अरे आपकी बॉडी तो काफी अच्छी है, आप जिम वगैरह करते हो क्या? जी मैं जिम करता हूँ और कभी कभी पापा का काम भी संभाल लेता हूँ। नाइस, मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी। अरे ये भाभी जी तो कुछ ज्यादा ही अटैच होने की कोशिश कर रही हैं। जी वैसे अगर आप चाहे तो हम आगे की बातें फोन पर कर सकते हैं। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नंबर बताइए। अब स्नेहा फटाफट दूध वाले का नंबर ले लेती है और फ्री टाइम में उससे बात करने लगती है। इसी तरह एक दिन छत पर स्नेहा कपड़े सुखाने जाती है, जहां सामने की छत पर 4 से 5 लड़के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे लड़के एक साथ छत पर। हेलो हेलो, सुनिए, आप लोग कौन हैं? आज से पहले तो आपको नहीं देखा। जी हम लोग शहर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अभी यहाँ कुछ टाइम रहने आए हैं। अरे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आप सब तो बहुत स्मार्ट है। अरे तुम्हें नहीं लग रहा ये भाभी हमारी तरफ कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही हैं? हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वैसे भाभी जी आप इसी वक्त रोजाना छत पर आती हैं क्या? जी मैं रोजाना इसी वक्त छत पर आती हूँ। अरे भाभी अच्छा, हमारा नंबर ले लो आप। कहीं हम ना हो छत पर तो हमें फोन करके बुला लेना। अब वो लड़के एक कागज पर नंबर लिखकर स्नेहा की छत पर फेंक देते हैं। नंबर उठाकर स्नेहा वहां से चली जाती है। अब इतने सारे लड़कों का नंबर पाकर स्नेहा सारा दिन फोन पर बात करती रहती है, कभी दूध वाले से तो कभी छत पर मिले उन 4-5 लड़कों से। तभी एक दिन किशोर ऑफिस से स्नेहा को कॉल करता है और स्नेहा अनदर नंबर पर बिजी होती है। अब ऑफिस से आकर किशोर, स्नेहा मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा था, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कहाँ बिजी थी तुम? आप ये जानकर क्या करेंगे? क्या कभी मैंने आपसे पूछा है कि आपका नंबर क्यों बिजी आता है? ये सुनकर किशोर चुप हो जाता है। अब अगले दिन स्नेहा की जेठानी छत पर कपड़े डालने जाती है। ये देखकर स्नेहा, अरे जेठानी जी आप क्यों जा रही हैं छत पर? मैं चली जाती हूँ, लाइए ना ये बाल्टी मुझे दीजिए। अब फटाफट बाल्टी लेकर स्नेहा छत पर चली जाती है और छत पर खड़े मोहल्ले के लड़कों के साथ इशारेबाजी करना शुरू कर देती है। अरे तुम सब आ गए? अरे भाभी आपके लिए तो हम सारा दिन छत पर ही रहते हैं। स्नेहा बिंदास फ्लर्ट कर रही होती है, तभी पीछे से श्रद्धा आती है। अरे स्नेहा जरा इन कपड़ों को भी सुखा दो, इनमें धूप नहीं लगी है ठीक से। अब अपनी जेठानी की आवाज सुनकर स्नेहा फटाफट सिर पर घूंघट कर लेती है। वहीं श्रद्धा देखती है कि आसपास के मोहल्ले के लड़के छत पर खड़े हैं, जो स्नेहा को अजीबोगरीब इशारे करते हुए घूर रहे हैं। अरे देवरानी जी आपको दिखाई नहीं दे रहा? छत पर इतने सारे लड़के हैं जो आपको घूर रहे हैं और शायद कुछ कमेंट भी पास कर रहे हैं। क्या कहा जेठानी जी? मैंने तो घूंघट कर रखा है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। खैर चलिए, कपड़े सुखा दिए, अब नीचे चलते हैं। अब शाम को श्रद्धा अपनी देवरानी से कहती है, देवरानी जी चलिए बाजार से सब्जियां ले आते हैं, सब्जियां खत्म हो गई हैं। हाँ जाओ, दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सब्जी ले आओ। अरे बाजार सिर्फ मैं चली जाती हूँ माँ जी, एक ही काम के लिए 2-2 जने क्यों जाएंगे? ठीक है। अब स्नेहा सुंदर से तैयार होकर बाल खोलकर लाल लिपस्टिक लगाकर बाजार जाती है और सब्जियां खरीदने के बाद वो ठेले पर चाट पापड़ी खाती है, जिसे एक स्मार्ट लड़का बेच रहा होता है। अरे भैया आपकी ये चाट पापड़ी तो बहुत चटपटी है और आपकी बातें भी आप कितनी चटपटी बातें करते हैं। जी हम तो ऐसे ही चटपटी बातें करते हैं। अगर आपको और हमारी चटपटी बातें सुननी है तो एक काम करिए ना, इस ठेले पर से मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हाँ क्यों नहीं। अब स्नेहा फटाफट ठेले पर से नंबर अपने फोन में नोट कर लेती है। इसी तरह स्नेहा आइसक्रीम के ठेले पर जाकर उसके साथ भी फ्लर्टिंग करती है और उसका नंबर भी ले लेती है। अब बाजार के सभी आदमी स्नेहा को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। वहीं स्नेहा सब्जी लेकर घर आती है और जेठानी के साथ मिलकर खाना बनाने लगती है। तभी स्नेहा का फोन बजने लगता है। स्नेहा घबराकर फोन काट देती है कि तभी कुछ देर बाद दोबारा स्नेहा का फोन बजता है। कौन है देवरानी जी जो बार बार फोन कर रहा है? एक बार उठा लो। पता नहीं कौन है, शायद घर से फोन आ रहा है, मैं आती हूँ बात करके। स्नेहा घबराई हुई फोन लेकर कमरे में आ जाती है और फोन पर चाट पापड़ी वाला होता है। अरे स्नेहा जी, घर जाकर तो आपने हमें कोई कॉल ही नहीं किया, हमसे बात तो कर लो।
अरे रह तो मैं भी नहीं पा रही हूँ बिना बात के, लेकिन अभी सब जगे हैं। मैं सबके सोने के बाद फोन करती हूँ। अब कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। तभी डाइनिंग टेबल पर रखा स्नेहा का फोन तेजी से बजने लगता है। स्नेहा घबराकर फोन काट देती है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद दोबारा फोन बजने लगता है। अरे बहू, इतनी रात को तुम्हें कौन फोन कर रहा है? अरे मम्मी जी, कस्टमर केयर वाले हैं, और कौन होगा? अब धीरे धीरे स्नेहा जितने भी लड़कों से बात कर रही थी वो लड़के स्नेहा को मिलने के लिए फोर्स करने लगे थे दूध वाला कॉल पर। अरे स्नेहा जी, आप तो बस फोन पर बात करती हैं, कभी हमसे मिलने भी आइए। चलिए ना, क्लब चलते हैं। क्या कहा? क्लब? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अब स्नेहा चुपचाप ऑनलाइन अपने लिए 1 पीस शॉर्ट ड्रेस मंगवाती है और सबके सोने के बाद स्नेहा 1 पीस ड्रेस हाई हील्स डालकर घर से बाहर चली जाती है और सारी रात क्लब में स्नेहा राजू के साथ डांस करती है। राजू जबरदस्ती स्नेहा को शराब भी पिला देता है। आप साड़ी में जितनी हॉट लगती हो ना, 1 पीस ड्रेस में उतनी ही सेक्सी लग रही हो। अच्छा चलो ठीक है, बस करो अब, और कितनी तारीफ करोगे मेरी। वैसे अब मुझे घर के लिए निकलना होगा। अब फटाफट स्नेहा घर आती है और चेंज करके सो जाती है। अब अगले दिन स्नेहा छत पर लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाती है चुपके से। अरे भाभी, आप तो साड़ी में पटोला और शॉर्ट में हॉट लग रही हो। हाँ भाभी, आपके ऊपर ये छोटे कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे हाँ भाभी, तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे भाभी, मुझे नहीं पता था कि उस साड़ी में रहने वाली संस्कारी भाभी के अंदर इतना हॉटनेस छुपा हुआ है। बस बस, अब और कितनी तारीफ करोगे? मेरे गाल ब्लश करने लगे हैं। स्नेहा इतना बोल ही रही होती है कि तभी नीचे से उसकी सास आवाज देती है। छोटी बहू कहाँ हो? छत पर हो क्या? जरा नीचे आना। अब अपनी सास की आवाज सुनकर स्नेहा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो माँ जी की आवाज है। अब स्नेहा सब फटाफट से छत के बाथरूम में अपने कपड़े चेंज करती है और सबके सामने आती है। अरे आ गई तुम? माँ जी कब से आवाज दे रही थी। जाओ उनके लिए चाय बना दो। जी अभी बनाती हूँ। अब कुछ देर बाद छत पर टहलने दीपिका जाती है कि तभी उसे तेज टॉयलेट आता है और दीपिका छत के वॉशरूम में जाती है, जहां उसे वॉशरूम के हैंगर पर 1 पीस ड्रेस टंगा हुआ दिखता है। अरे ये इतने छोटे कपड़े किसके हैं? अब दीपिका फटाफट वो ड्रेस लेकर नीचे आती है। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, यहाँ तो आइए। ये वेस्टर्न ड्रेस किसका है? आपका है क्या? अब श्रद्धा और स्नेहा वहां आकर ड्रेस देखती हैं। नहीं नहीं, ये अभद्र कपड़े मेरे नहीं हो सकते। देवरानी जी भी ये सब नहीं पहनती हैं। अरे ये शॉर्ट ड्रेस तो हमारी छत पर गिरा हुआ था। मुझे लगा दीपिका का होगा, इसीलिए मैंने इसे उठाकर बाथरूम में रख दिया। वैसे तो ये मेरा नहीं है, पर अगर कोई मांगने नहीं आया तो इसे मैं रख लूंगी। अब स्नेहा एक लंबी सांस लेती है और वहां से चली जाती है। अब इसी तरह रात को सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। तभी 2 बजे रात को श्रद्धा, अरे पता नहीं दूध फ्रिज में रखा कि नहीं, देवरानी जी से पूछती हूँ फोन करके। अब श्रद्धा अपनी देवरानी को फोन करती है और उसका नंबर कहीं और ही बिजी जा रहा होता है। अगले दिन सुबह श्रद्धा, अरे देवरानी जी, रात के 2 बजे आप किससे बात कर रही थी कल? स्नेहा अनजान बनती हुई, क्या रात के 2 बजे? हाँ, पागल हो गई हैं क्या? मैं रात के 2 बजे किससे बात करूंगी? हो सकता है नींद में फोन टच हो गया। वैसे आपने क्यों फोन किया था? छोड़ो, कुछ नहीं। इतना ही नहीं, अब शाम को श्रद्धा अपनी देवरानी के साथ बाजार जाती है, जहां बाजार में सब्जी वाले, आइसक्रीम वाले, मोमोज वाले, चाउमीन वाले सभी लोग स्नेहा को बुरी नजर से देख रहे होते हैं। अरे मैडम जी, आज हमारी चटपटी चाट पापड़ी नहीं खाओगे क्या? आप तो हमें भूल ही गई। अरे हमारी भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाइए। आइए मैडम जी। और हमारे रस भरे टमाटर भी खरीद लीजिए मैडम जी। अरे देवरानी जी, ये लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं, जैसे आपको काफी समय से जानते हैं। स्नेहा घबराकर कहती है, अरे जेठानी जी, ये लोग ऐसे ही होते हैं। सुंदर बहू बेटी देखी नहीं कि उन पर लाइन मारने लगते हैं, और मैं इन लोगों को नहीं जानती। मैं तो सारा टाइम घूंघट करके घर में रहती हूँ। अब श्रद्धा को दाल में कुछ काला लगता है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अच्छा, तुमने सब्जियां ले ली, चलो घर। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन स्नेहा एक लड़के से बात करते हुए, अच्छा होटल में आना है? ठीक है, आ जाऊंगी, पर मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए, दोगे ना? हाँ भाभी, बिल्कुल दूंगा, आप एक बार आइए तो सही। स्नेहा ये सब बोल ही रही होती है कि दरवाजे पर खड़ी उसकी जेठानी ये सारी बातें सुन लेती है। इसका मतलब मेरा शक सही था। मेरी देवरानी की जिंदगी में मेरे देवर के सिवा और भी कई लड़के हैं, और ये अब तक संस्कारी बनने का झूठा नाटक कर रही है। लेकिन अब मैं इस घिनौनी लड़की का पर्दा फाश करके रहूंगी। अब अगले दिन स्नेहा रात को चुपचाप छोटे छोटे कपड़ों में घर के बाहर निकलती है। घर के बाहर एक कार लगी होती है जिसमें स्नेहा बैठकर चली जाती है।
अब श्रद्धा घर की गाड़ी लेकर उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद वो गाड़ी एक होटल के पास रुकती है। स्नेहा वैभव के साथ होटल के अंदर चली जाती है। तभी पीछे से श्रद्धा जाती है और रिसेप्शनिस्ट से बात करती है। सुनिए, अभी जो ये लड़की गई है वो किस रूम में गई है, आप प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। रिसेप्शनिस्ट को श्रद्धा काफी परेशान लगती है और वो उसे सब बता देती है। अब श्रद्धा भागकर उस कमरे के पास आती है और छोटे से छेद से अंदर देखती है जहां स्नेहा एक लड़के की बाहों में होती है। हे भगवान, मेरी देवरानी जो इतना संस्कारी बनती है वो इतनी बड़ी घिनौनी और कैरेक्टरलेस है। ये बात मैं सबको बता दूंगी। अब स्नेहा घर के सभी सदस्यों को फोन कर दिया। सभी सदस्य फौरन उस होटल में पहुंचते हैं। किशोर कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वैभव दरवाजा खोलता है जहां पर स्नेहा के ससुराल वाले खड़े होते हैं। छोटी बहू, तुम एक गैर मर्द के साथ इस कमरे में अकेले क्या कर रही हो? छी, मुझे शर्म आती है कि तुम जैसी घिनौनी लड़की मेरे घर की बहू है। जिसे मैं संस्कारी समझती थी वो एक चरित्रहीन है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्नेहा बहू ऐसी तो नहीं थी। ये घिनौनी लड़की हम लोगों के साथ संस्कारी बनने का नाटक कर रही थी। मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। पुलिस का नाम सुनकर स्नेहा के साथ आया हुआ लड़का भाग जाता है। तभी स्नेहा कहती है, माँ जी, मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाने से पहले आप अपने बेटे का गिरेबान झांक कर देखिए। और रही बात पुलिस कंप्लेन करने की, तो अगर ये पुलिस कंप्लेन मैंने की होती ना, तो अभी तक आपका बेटा जेल में चक्की पीस रहा होता। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा बेटा चरित्रहीन है? अरे खींच के थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हारे गाल पर अगर मेरे बेटे के ऊपर झूठा आरोप लगाया तो। मेरा बेटा दूध का धुला हुआ है। माँ जी, मुझे भी यही लगता था और यही सब सोचकर मैंने इनसे शादी भी की थी। लेकिन मेरे आत्मसम्मान को ठेस उस दिन पहुंची जब मैंने अपने कानों से उस रात इन्हें ये सब कहते सुना। अरे अदिति, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे और अपने बीच कभी उस लड़की को नहीं आने दूंगा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता 8 साल का है, जिस रिश्ते से हम लोगों के बीच सब कुछ हुआ है। और वो सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रखना चाहता हूँ और किसी के साथ नहीं। उसका क्या है, वो बस इस घर की बहू है और कुछ नहीं। दरवाजे पर खड़ी स्नेहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसकी नम आंखों से डब डब आंसू गिरने लगते हैं। हे भगवान, मेरे पति की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है और ये मुझे धोखा दे रहे। अब समझ में आया कि ये मेरे फोन कॉल्स क्यों नहीं उठाते, मुझे कहीं बाहर क्यों नहीं ले जाते। लेकिन अब मैं इस चीज का बदला लेकर रहूंगी। अब इनकी जिंदगी में एक लड़की है ना, तो मेरी जिंदगी में 150 बॉयफ्रेंड आएंगे जिन्हें गिनते गिनते ये पागल हो जाएंगे। अरे बोलिए किशोर जी, चुप क्यों हैं? अब स्नेहा की जेठानी फौरन अपने देवर का फोन छीनती है और चेक करती है। हाँ जी, देवरानी जी ठीक कह रही है। देवर जी की जिंदगी में कोई और लड़की है। इस फोन में उस लड़की के साथ इनकी कई तस्वीर हैं और एक नंबर है जिस पर दिन में हजारों बार कॉल मिलाया गया है। इसका मतलब हमारी संस्कारी देवरानी को इस लाइन में उतारने वाले हमारे खुद के देवर हैं। हे भगवान, मेरा खुद का बेटा चरित्रहीन है। क्यों बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? मेरी मासूम फूल सी बहू को तूने धोखा क्यों दिया? और बहू, तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी, उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ बदले की आग ललक रही थी। मुझे उस समय आपको कुछ भी बताना ठीक नहीं लगा। मुझे ये साबित करना था कि अगर ये एक लड़की घुमा सकते हैं तो मैं भी 150 लड़के पटा सकती हूँ। यह सुनकर किशोर को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे महसूस होता है कि उसकी एक गलती की वजह से एक शरीफ लड़की गलत डायरेक्शन में चली गई। मुझे माफ कर दो, मैं आप सबका गुनहगार हूँ। मैंने आप सबसे झूठ बोला। अगर मैंने पहले दिन ये सच बता दिया होता तो एक शरीफ घर की लड़की गलत डायरेक्शन में कभी नहीं जाती। पर मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब मैं उस लड़की से कभी बात नहीं करूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी धर्मपत्नी हो। गलती मेरी भी है कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से मदद नहीं ली और गुस्से में आकर मैं ये सब कर बैठी। लेकिन ठीक है, अगर आज से आप सिर्फ मेरे हैं तो मैं भी सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। अब दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे को माफ कर देते हैं। घर वाले भी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और उस दिन के बाद से किशोर और स्नेहा एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं।